हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाषा खंड की, यानी कि आपकी यूनिट 1 जो है वो भाषा खंड है। और भाषा खंड का एक टेस्ट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एक एक सवाल को बड़े गौर से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का प्रस्ताव किसने रखा था? पंचमाक्षर जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी जगह आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव रखा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर असत्य मैच कौन सा है वो आपको देखना है। भाषा के जो अंग हैं उनमें संकेत जो थ्योरी है, भाषा की थ्योरी यहाँ पर रखी गई हैं। संकेत थ्योरी रूसो की दी गई थी, ये आपका सही है। इंगित यानी कि जेस्चर थ्योरी ये डॉक्टर राय ने दी थी, ये भी सही है। संगीत थ्योरी ड्राबिन और स्पेंसर की है, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा है? समन्वय। समन्वय थ्योरी नहीं है, श्रम ध्वनि का जो सिद्धांत है वो डॉक्टर नवारे ने दिया था, ना कि समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? कन्नौजी बोली आपको मिलेगी हरदोई वाली बेल्ट में। हरदोई पीलीभीत की जो बेल्ट है उसमें कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कन्नौजी बोली वहाँ पर बोली जाती है। चलिए अगला सवाल, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? ये प्रबंध काव्य की बात की जा रही है, ना कि अपभ्रंश के पहले काव्य की बात की जा रही है। अपभ्रंश भाषा और उसमें प्रथम प्रबंध काव्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सही उत्तर होगा भविष्यत कहा। भविष्यत कहा रचना किसकी है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भविष्यत कथा लिखी किसने थी? अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, वह दिल ही क्या जिसमें इश्क का दर्द ना हो। एक वाक्य आपको दिया गया है और बताना है कि वाक्य का प्रकार कौन सा है। रचना के दृष्टिकोण से आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो वह दिल ही क्या जिसमें इश्क का दर्द ना हो, तो दिल की विशेषता बताएगी। वह दिल ही क्या जिसमें इश्क का दर्द ना हो। ये जिसमें शब्द ही आपको बहुत कुछ इंगित कर रहा है यहाँ पर। जो जिसका जिसमें इस तरह के अगर आपको शब्द दिखने को मिल जाएं तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है? मिश्र वाक्य होता है। कारण सीधा सा है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये 3 उपवाक्य आ जाएंगे उसमें। तो एक मुख्य उपवाक्य से उस पर आश्रित हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो इसमें जिसमें शब्द बस देखते ही पहचान जाइएगा मिश्र वाक्य ये है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अपभ्रंश को देश भाषा किसने माना है? अपभ्रंश भाषा को देश भाषा की संज्ञा किसने दी थी? तो आपके पास ऑप्शन है वुलनर, पिसेल, ग्रियर्सन, याकोबी। तो सही उत्तर है इसका, देखिए वुलनर ने भी देश भाषा माना है, पिसेल ने भी माना है, ग्रियर्सन ने भी माना है। तो इन तीनों ने तो देश भाषा माना है अपभ्रंश को। याकोबी ने देश भाषा नहीं माना है। तो सही उत्तर याकोबी हो जाएगा। याकोबी ने नहीं माना है, बाकी ये 1, 2, 3 इन्होंने माना है। तो याकोबी ने क्या कहा था देश भाषा की जगह अपभ्रंश को, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि याकोबी ने क्या नाम दिया था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शंस हैं सरगुजा, दुर्ग, खैरागढ़ और कोरिया। देखिए सरगुजा जो है वो छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है, एक जिला है सरगुजा। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ये भी रायपुर के पास में ही है डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, ये भी वहाँ का क्षेत्र है। खैरागढ़ खुद एक जिला है या एक कस्बा है। खैरागढ़ एक कस्बा है। ये सब नक्सलाइट बेल्ट है ये सारी की सारी। कोरिया एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी छत्तीसगढ़ का है। और कोरिया का पुराना नाम आपको बता दें गोरिया था। ठीक है, तो ये चारों हैं जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोली इन चारों में ही बोली जाती है, सरगुजा, दुर्ग, खैरागढ़ और कोरिया, ये चारों छत्तीसगढ़ की ही जगह हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 13, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पश्चिमी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के किस वर्ग में आती है? आपको बताना है पश्चिमी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के किस वर्ग में आएगी। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी है वो मध्य देशीय जो भारतीय आर्य भाषा है उस वर्ग में स्वीकार की जाती है। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पश्चिमी हिंदी मध्य देशीय आर्य भाषा वर्ग में आती है। भाषा के रूप में अवधी भाषा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन सी ऐसी रचना थी जो अवधी भाषा में पहली बार, यानी भाषा के रूप में अवधी भाषा का पहला उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो सही उत्तर है खलिक बारी। खलिक बारी एक रचना है और इस रचना में आपको अवधी भाषा का पहली बार उल्लेख आपको वहाँ पर मिलेगा। चलिए आपके लिए कमेंट छोड़ देते हैं, खलिक बारी जो है रचना वो किसकी है ये आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं और कवि हैं, जाना माना नाम है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, सवाल नंबर 15 की तरफ देखते हैं। इसमें आगे आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण
ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने की थी, यानी कि सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था कि ध्वनि के आधार पर आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अस्कोली, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा और गिलक्रिस्ट। और सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्कोली। सही उत्तर क्या होगा? अस्कोली। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। इनमें से ग वर्ग का क्षेत्र नहीं है, सॉरी ख वर्ग का क्षेत्र नहीं है, इनमें से ख वर्ग का क्षेत्र नहीं है। देखिए क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, इन तीन क्षेत्र में हम बटे हुए हैं। तो ख वर्ग में कौन से हैं? जिनमें अपनी जो लोकल भाषा में काम होता है। देखिए आप गुजरात में देखेंगे गुजराती है, पंजाबी है, यहाँ पर पंजाब में काम होता है पंजाबी में, चंडीगढ़ में भी पंजाबी में काम होता है। तो बिहार में है वहाँ हिंदी में ही काम होता है, वहाँ कोई लोकल भाषा में काम नहीं हो रहा है। तो बिहार जो है वो ख वर्ग का क्षेत्र नहीं है, बिहार जो है वो क वर्ग का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रगति शब्द किस भाषा का है? अगला सवाल है प्रगति शब्द किस भाषा का है? तो प्रगति शब्द मराठी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? मराठी का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मराठी भाषा का शब्द है प्रगति शब्द। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि आधुनिक नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ? आधुनिक नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ? ऑप्शंस हैं पूर्वी शैली, पश्चिमी शैली, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। तो ब्राह्मी लिपि की कौन सी शैली थी जिसमें नागरी लिपि लिखी गई थी आधुनिक? तो वो है उत्तरी शैली। तो सही उत्तर आपका है उत्तरी शैली में। ठीक है, नेक्स्ट, साहित्यिक प्राकृत किसको कहा गया है? कौन सी प्राकृत है जिसको हम साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं? प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत या सभी को? हाँ, तो सही उत्तर है द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत को हम साहित्यिक प्राकृत भी बोलते हैं, जिसमें रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है अपभ्रंश के लिए ग्राम भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अपभ्रंश के लिए ग्राम भाषा शब्द हेमचंद्र और वाघभट्ट इन दोनों ने किया था। हेमचंद्र ने भी किया था और वाघभट्ट ने भी किया था। आचार्य भामा ने क्या किया था? अपभ्रंश के लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया था वो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 7वीं सदी से 11वीं सदी तक इसके बीच के समय में को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है, और वो किसने कहा था? यानी कि अपभ्रंश भाषा का स्वर्ण काल 7वीं सदी से 11वीं सदी तक था। ये कथन किसका है? तो ये माना था हरदेव बहारी ने। डॉक्टर हरदेव बहारी ने कहा था कि 7वीं सदी से 11वीं सदी तक का जो समय है वो अपभ्रंश भाषा का स्वर्ण काल है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये पेपर में आता है, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम हो, कई बार ये पेपर में सवाल लिखा है। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी सुनीति कुमार चटर्जी ने माना था, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने माना था। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि सुनीति कुमार चटर्जी मेल हैं या फीमेल, यानी कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पुरुष हैं या स्त्री। चुलिका पैशाची को किसने भूत भाषा कहा है? यानी कि आप देखेंगे चुलिका पैशाची जो है आपकी, उसको भूत भाषा की संज्ञा किसने दी थी? तो दंडी ने, आपको पता होगा कि दंडी ने भूत भाषा कहा था चुलिका पैशाची को। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला सवाल ये कहता है कि भारत की दूसरी प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की दूसरी प्राचीनतम लिपि जो है वो खरोष्ठी है, ना कि ब्राह्मी। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ब्राह्मी है, ब्राह्मी नहीं है, खरोष्ठी है। खरोष्ठी जो है उसका सही उत्तर है। दूसरी प्राचीनतम लिपि जो है वो खरोष्ठी है। ठीक है, भाषा की आत्मा, भाषा की आत्मा के लिए कौन है? मतलब भाषा की आत्मा किसको कहा गया है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, अर्थ। तो भाषा की आत्मा जो है अर्थ मानी गई है। भाषा की आत्मा कौन है? अर्थ है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, ये वाला कथन किसका है? ऑप्शंस आर दीज: राहुल सांकृत्यान, आचार्य विनोबा, सर आइजक पिटमैन या एनी बेसेंट। तो ये कथन कहा था आचार्य विनोबा ने। तो आचार्य विनोबा का मानना था कि नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं देखी। तो अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध है?
तो राजभाषा की बात भारतीय संविधान में भाग 5 में भी की गई है, भाग 6 में भी की गई है और भाग 17 में भी की गई है। तो 5, 6 और 17, भाग 5, भाग 6 और भाग 17, इनमें राजभाषा के संबंधी उपबंध जो है आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 28, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण के रचयिता कौन है? हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके प्रथम व्याकरण के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय भाषा के यानी कि अपनी राष्ट्रभाषा के प्रथम व्याकरण के रचयिता किशोरीदास वाजपेयी हैं। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। डॉक्टर गिरियसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया? सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि डॉक्टर गिरियसन ने कौन सी भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया था? तो अंतर्वेदी भाषा ब्रज भाषा को कहा था डॉक्टर गिरियसन ने। कौन सी भाषा को? ब्रज भाषा को। तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। ठीक है, सवाल नंबर 30 की तरफ आते हैं। वियोगात्मक भाषा इनमें से नहीं है। आपको पता है हिंदी वियोगात्मक भाषा है, अंग्रेजी भी वियोगात्मक भाषा है और बांग्ला भी है। संस्कृत जो है वो वियोगात्मक भाषा नहीं है। संस्कृत वियोगात्मक भाषा नहीं है। तो संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? जरूर कमेंट करके हमें बताइए। सवाल नंबर अगला सुमेलित करना है और सुमेलित करना है आपके पास ये दिया गया है राजभाषा संकल्प। राजभाषा संकल्प ये 1968 में आया था, ये इसके साथ एक के साथ मैच हो जाएगा। राजभाषा नियम ये 1976 का है, तो ये बी के साथ मैच हो जाएगा, ये भी सही है। राजभाषा आयोग ये 1961 का बना हुआ है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, यानी कि पहले का ए के साथ, दूसरे का बी के साथ, तीसरे का सी के साथ, यानी कि ABC बिल्कुल सही है। तो ABC, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, तो ये ABC के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश में शब्द का सही क्रम कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप TGT PGT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। शब्दकोश के हिसाब से आपको जब क्रम लगाना होता है तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा। देखिए, जब आप शब्दकोश के हिसाब से लगाते हैं तो पहले अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। सबसे ऊपर अनुस्वार की बात की जाती है। जैसे आप देखते भी हैं अंक ये पहले लिखे जाते हैं, फिर अनार लिखा जाता है, फिर उसके बाद आम लिखा जाता है, इस तरीके से चलता है। तो पहले तो श्रृंगार आएगा, नो डाउट, श्रेय और उसके ऊपर अंक की मात्रा है, श्रृंगार आएगा। तो पहला तो श्रृंगार है, दूसरा फिर श्रेय और फिर श्री, अ और ई आ जाएंगे। पहले दूसरा है यानी कि श्रृंगार है, फिर श्रमिक है और फिर श्री राम है। तो ये वाला सही हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं? देखिए, चूर्ण तो तत्सम शब्द है, उच्च तत्सम शब्द है, आशा भी तत्सम शब्द है, परख जो है तत्सम शब्द नहीं है। परख जो है वो तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द। ठीक है। द्वितीय प्राकृत जो साहित्यिक प्राकृत भी हमने मानी थी, उसका समय कितना है? और उसका समय ये सवाल कर लिया गया है, तो उसका समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत का समय जो है निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, बिल्कुल सही है। ऊपर हमने पूछा भी था, जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिया है वो सुन लें। वो वियोगात्मक भाषा नहीं है, वो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। संस्कृत आपकी जो है योगात्मक भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है वैदिक संस्कृत, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इसमें 3 लिंग, 3 वचन और 3 वाच्य होते हैं, ये भी कथन भी सही है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं और 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों होते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। इसमें धातुएं 3 प्रकार की नहीं होती ये नहीं है, इसमें धातुएं 3 प्रकार की ही होती हैं। ठीक है, इसमें संगीतात्मकता और स्वराघात नहीं होता। संगीतात्मकता है आपकी संस्कृत में, संगीतात्मकता है और स्वराघात भी है, दोनों है। तो ये दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर होगा ए और बी। ए और बी जो ऑप्शन है वो सही है। श्रेष्ठ योगात्मक भी है और 3 लिंग, 3 वचन, 3 वाच्य भी हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई कथन इसका सही नहीं है। सवाल नंबर 36 वाला क्या कहता है? न वर्ण क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से बताया गया है। न वर्ण कौन सा है? या प्राण के हिसाब से बताते हैं, श्वास के हिसाब से न वर्ण आपको बताना है कौन सा है। तो न वर्ण पहली बात तो है अल्प प्राण है। न वर्ण क्या है? अल्प प्राण है, ये एकदम सही है। दूसरा, न वर्ण घोष है या अघोष है?
ये आपको बताना है। तो न वर्ण जो है घोष व्यंजन में आता है। किस में आता है? घोष में। तो पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा आपका, अघोष नहीं है ये, ठीक है, और महाप्राण नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ए और बी आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक संस्कृत वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक संस्कृत में वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार कहा गया है कि संस्कृत में आपके वैदिक स्वर कितने हैं? तो संस्कृत में वैदिक स्वर आपके 14 हैं, 14 जो है वैदिक संस्कृत में वैदिक स्वर 14 है। ये डॉक्टर हरदेव बहारी का मानना था। चलिए अगला शब्द आम है, यानी आमा। तो आमा शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सही है, आमा जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। आमा जो है तत्सम शब्द है। 39 त्रिपिटक के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है? तो त्रिपिटक के संदर्भ में आपको बताना है, त्रिपिटक यानी कि सूत पिटक में संघ संचालन की शिक्षाएं दी जाती हैं। सूत पिटक में संघ संचालन की शिक्षाएं दी जाती हैं, ये कथन गलत है। विनय पिटक में बातचीत के ढंग बताए गए हैं, ये भी कथन गलत है। तो ये उल्टे लिखे हुए हैं भैया। तो सूत पिटक और विनय पिटक के संदर्भ में आपको सही बताना था, त्रिपिटक जो है उनमें से कौन सा है? तो संघ संचालन की शिक्षाएं सूत पिटक में नहीं दी जाती और बातचीत का ढंग विनय पिटक में नहीं बजा जाता। ये उल्टा यहाँ पर लिखा गया, तो दोनों गलत हैं ये। तो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों गलत हैं। सवाल नंबर 40 पर आते हैं। फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं? देखिए एक सवाल पक्का आता है यहाँ से, अब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं। एक शब्द दिया गया है आपके पास, कमर। कमर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है, कमर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऐतराज, ऐतराज फारसी भाषा का नहीं है, ऐतराज फारसी भाषा का शब्द नहीं है। चश्मा जो है, चश्मा फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि कमर, चश्मा ये दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं। और तगमा, तगमा भी फारसी का नहीं है। तो ये तगमा और ऐतराज ये किस भाषा के शब्द हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कमर और चश्मा ये आपके फारसी भाषा के शब्द हैं, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इनमें से अपभ्रंश भाषा के शब्द नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से अपभ्रंश भाषा के शब्द नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस हैं कलेक्टर, चकमक, गिलास, बड़ा। तो इसमें से बाकी सब, कलेक्टर भी अपभ्रंश भाषा का है, चकमक भी अपभ्रंश भाषा का है, गिलास भी है, बड़ा शब्द जो है वो अपभ्रंश भाषा का नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बड़ा। तो बाकी के सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप भी इसी तरीके के टेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे टेस्ट जो है वहाँ पर हर रोज़ हो रहे हैं। एक हमारा छोटा सा समूह है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे वाले टेस्ट जो हैं प्रत्येक यूनिट के हिसाब से आप उनको हल कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं शेष भाग के साथ। थैंक यू सो मच।